कल बहुत चाहिए रुपीस। ठीक है सर। तो क्या सर अब जहाँ तक ज़्यादातर डिजिटलाइजेशन हो रहा है भारत में, तो उस चीज़ को लेके हम अंदाजा लगा सकते हैं ये आने वाले भविष्य का खतरा है। देखो बेटा, आने वाले खतरे तो जो है सबसे बड़ा यही है कि अगले 25-30 सालों में अगर कहा जाए तो धरती में पानी के ही बचे रहने की संभावना बहुत कम है। तो खतरा तो सबसे बड़ा ये है कि धरती बचेगी कि नहीं बचेगी, बाकी खतरे तो उसके बाद के हैं ना। तो पहले धरती बच जाए। डिजिटलाइजेशन को जो लेकर के कहा जा रहा है, तो आने वाले समय में भूखमरी की समस्या बढ़ेगी देश में। भूखमरी की समस्या बढ़ने के बाद जो है लोग ज़्यादातर जो है पैसा जो है अपनी फूड सिक्योरिटी पर खर्च करेंगे। और वो जो डिजिटलाइजेशन का एक खाई पटी हुई है भारत में, और जिस तरह से अमीरी और गरीबी के बीच का जो है अंतर बढ़ता चला जा रहा है, अमीरों और गरीबों के बीच का, तो ये तो सही है कि डिजिटलाइजेशन जैसी व्यवस्थाएं सिर्फ अमीरों के हित में काम करेंगी, गरीबों के हित में काम नहीं करेंगे। और डिजिटलाइजेशन अगर रुपया का कर दिया गया, तो इसका एक मतलब और ये होगा कि अब तक हमारे रुपए पर सिर्फ सरकार की निगाह होती थी, अब हमारे रुपए पर सरकार के साथ साथ बड़े उद्योगपतियों की भी निगाह होगी। वो ये एक्चुअली में जानते रहेंगे कि हम अपना पैसा कब, कैसे और कहाँ खर्च करते हैं, और इसके हिसाब से वो हमको मैनिपुलेट कर देंगे। तो मध्यम वर्ग बड़ा बुरा पिसेगा। आज भी अगर आप जाइए शॉपिंग मॉल वगैरह में जाइए, तो अब क्या है, बनिया की दुकान पे जब पहले हम जाते थे तो बनिया की दुकान पर हम अपना जो है डंडा वंडा लेकर के जाते थे, पर्चा लेकर के, और जा करके बनिया को दे देते थे, और जितनी आवश्यकता की चीजें थी उतनी ही लाते थे। अब अगर भारत में देखा जाए कि केवल मैं भारत की बात कर रहा हूँ, तो हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं। शॉपिंग मॉल में क्या होता है कि बहुत सारा जो है सामान हम ऐसा उठा लाते हैं जो कि हमको नीड भी नहीं होता, क्योंकि वहां पर देख करके हम लालच में आ जाते हैं। तो इस तरह से जो है बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो हमको प्रलोभन देंगी और हमको मार देंगे। पर भविष्य में क्या, भविष्य में मेरे हिसाब से हवा और पानी की दिक्कत आने वाली है। भारत में जो डिजिटल डिवाइड है, वो अभी भी तकरीबन 30% लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट का किसी भी रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या रहेगी कि उनको कैसे आप इंक्लूड करेंगे। तो हमारी 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना हमको फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल सस्टेनेबल बनाने की तरफ ले जाती है। एक मिनट वेट करना। ए अपर्णा, अपर्णा, इधर खींच ले बेटा। सपना आ गई है वो, तो तू लेके जा बस इनको, छोड़ दे, बस गेट खींच देना, इसको रहने दे ऐसे फिर। हाँ हेलो। तो बात समझ में आई कि डिजिटल डिवाइड जो है वो अभी भी 30% का है। तो उनका होगा क्या। 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना पर मैं बात कर रहा था, तो वो फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल सस्टेनेबल के तौर पर बात कर रहे थे। डिजिटलाइजेशन को लेकर के एक धोखा तो जरूर हम मन में मान सकते हैं कि अब जब 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना को दिखाइए, पंचवर्षीय योजना को लेकर के चलिए। जब 11th एंड 12th जो है फाइनेंशियल 5 ईयर्स प्लान को लेकर के चलेंगे, तो यहाँ पर जो है आप और देखेंगे कि यहाँ पर दो मुद्दे उभर करके आए थे। एक को कहते हैं हम समावेशी व्यवस्था को जो है बढ़ावा देना था, और 12वीं पंचवर्षीय योजना में हमने जो है स्थायी विकास के बारे में चर्चा की थी। हालांकि दोनों जगह विकास शब्द होना चाहिए। अगर हम यूनाइटेड नेशंस के जरिए जो है दिए गए
मिलेनियम डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी ले लें। मिलेनियम डेवलपमेंट प्रोग्राम आप लोग को एक बार नज़र दौड़ा लेनी चाहिए कि क्या क्या है। तो मिलेनियम डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी जो है इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बात की गई थी। ये बातें मंडे से जब आप लोग की क्लास चलेगी योगिता मैम की, तो योगिता मैम जो है इन मुद्दों को जो है आप लोगों को विस्तार से बताएंगी। बहुत विद्वान महिला हैं वो। उनकी क्लास मैं भी ज्वाइन करूंगा डेली। मुझे भी जो है उनसे इकोनॉमी पढ़नी है, तो मैं टीचर के बजाय आप लोग के साथ स्टूडेंट बन जाऊंगा कुछ दिनों के लिए। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो फिर आप लोग क्या पाएंगे कि ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसको जो है आप सहस्त्राब्दी विकास कार्यक्रम जो यूनाइटेड नेशंस के जरिए डिक्लेयर किया गया, उसमें भी देखेंगे तो समावेशी और स्थायी विकास के बारे में बात की गई। लेकिन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं ये इंक्लूसिव नहीं होते हैं, ये इंक्लूसिवनेस को बढ़ावा देंगे। हालांकि बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि आज सुविधाओं का लाभ वहां तक पहुंच रहा है जहां पर पहले नहीं पहुंचता था। तो इस अर्थ में कहीं न कहीं इंटरनेट ने डिस्टेंस तो जो है वो कम की है, लेकिन ये डिस्टेंस सिर्फ अमीरों के फेवर में कम की है, गरीबों के फेवर में इसने कम नहीं किया है। जैसे कि मैं परवेश तक भी पहुंच सकता हूं, निधि तक भी पहुंच सकता हूं। सोनिया आजकल क्लास में नहीं आ रही तो मैं सोनिया तक भी पहुंच जाता हूं। तो भारत का लगभग अगर मैं कहूं तो पूरा जो है उत्तरी और पश्चिमी भारत में जो है कवर करता हूं। तो ये तो डिजिटलाइजेशन का फायदा है कि मैं जो है मेरी जो है विस्तार हो जाती है। तो क्षैतिज विस्तार जो है वह डिजिटल प्लेटफॉर्म देते हैं, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल विस्तार, वो वर्टिकल विस्तार होना चाहिए, वो नहीं देते। हॉरिजॉन्टल विस्तार का मतलब क्या है कि भौगोलिक रूप से जो है इसका फैलाव ज्यादा दूर तक होता है, लेकिन अमीर से लेकर के गरीब तक के बीच की जो रेखा खींची जाएगी वह वर्टिकल लाइन आएगी। तो वर्टिकल विस्तार इसका नहीं मिलता है हमको, बल्कि यह उसकी संभावना को खत्म कर देता है। अब गरीब अपने जो है शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए पैसा जुटाएगा कि गरीब जो है जाकर के रोज ये इंटरनेट का पैसा जुटाएगा, डेटा का पैसा जुटाएगा। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत जो है इस बीच में उभर करके आई है। तो जो तुम्हारा प्रश्न है उसके मूल में तो मैं ये मान करके चल रहा हूं कि आदमी पहले जिंदा रह जाए, भविष्य बाद में देखा जाएगा। और कोई प्रश्न किसी के मन में? कोई प्रश्न नहीं है तो चलिए टॉपिक से रिलेटेड अब बात आगे बढ़ाएं। मेरी आवाज पहुंच रही है ना आप लोगों को? यस सर। चलिए, हम लोग स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहे थे। तो स्वतंत्रता से जुड़ा ही एक शब्द अभी मैं कल पढ़ा रहा था, तो वह शब्द स्वराज से जुड़ा हुआ शब्द है। तो जरा उसकी भी मैं चर्चा कर लूं। आकांक्षा आई है क्लास में आज? यस सर। क्या कर रही है? तो स्वराज शब्द का मतलब क्या था? स्वराज जब आजादी की लड़ाई लड़ी जाती थी तो उस समय सभी लोग कहते थे कि हमको स्वराज्य चाहिए, हम अभी औरों के अधीन हैं, हमको स्वराज्य चाहिए। तुलसीदास भी लिखते हैं कि पराधीन सपनेहु सुख नाही।
तो अब स्वराज, यहां तक कि स्वराज और सुराज शब्द लगातार प्रयोग होते रहे, गांधी भी जो है इनकी चर्चा करते रहे, पर स्वराज का वास्तविक अर्थ क्या है? तो स्वराज दो शब्दों से मिलकर के बना है। स्व, जिसका अर्थ होता है स्वयं, और दूसरा शब्द इसका है राज, जिसका अर्थ होता है शासन। तो इस तरह से स्वराज के दो अर्थ संभव हैं। स्वराज के दो संभव अर्थ हैं। मेरी तबीयत बहुत नासाज है, मैं ये बिल्कुल नहीं जानता कि मैं क्लास लंबा ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा, पर आप लोग को भी कोशिश करनी होगी कि आप लोग जो है इसे समझें। तो स्वराज के दो संभव अर्थ कौन कौन से हैं? नंबर एक है कि स्व का राज, स्व का राज मतलब स्वयं का शासन, और दूसरा स्व पर राज, तो अब यहां पर अगर कहा जाए तो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में स्वराज राजनैतिक और संवैधानिक स्तर पर स्वतंत्रता की मांग है। तो अब भारत के संदर्भ में क्या है, इसको भी समझिए कि स्वराज शब्द का अर्थ क्या है। तो क्या लिखेंगे? स्वराज क्या है? तो दो अर्थ हैं इसके। एक अर्थ क्या है इसका? इसका है स्वतंत्रता, और दूसरा मूल्य। वैल्यू। अब स्वतंत्रता ये कैसे है, इस पर अगर चलिए तो ये कहते हैं कि स्वराज राजनीतिक और संवैधानिक स्तर पर
तो यहां पर ये क्या है, ये स्वतंत्रता की मांग है जो कि राजनीतिक है, लेकिन स्वराज एक मूल्य भी है। और यह मूल्य कैसा है, तो ये दोनों है। और यही वजह है कि जो आपका स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है वह पूरी तरह से राजनीतिक इतिहास नहीं है। अगर आप विपिन चंद्रा को ही जो है पढ़ते सुनते देखेंगे, तो आप देखेंगे कि यह दोनों ही अर्थों में लिखी गई है। यह सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं लिखी गई है, यह राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी लिखी गई है। स्वतंत्रता संग्राम के नायक जरा देखिए कौन कौन से लोग हैं। बाल गंगाधर तिलक मूल रूप से राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन वहीं पर गोपाल कृष्ण गोखले मूल रूप से राजनीतिक है। गांधी जब इसी लड़ाई को लड़ते हैं तो गांधी राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तर पर लड़ते हैं। वहीं पर अंबेडकर को देखा जाए तो अंबेडकर राजनीतिक तौर पर कम और सामाजिक स्तर पर ज्यादा लड़ते हैं। गांधी संतुलन बनाते हैं बहुत बढ़िया। तो ये एक बड़ा अंतर था इस देश के लिए, सामाजिक और सामूहिक स्तर पर यह एक मूल्य के रूप में भी रहा है। गांधी जी जब हिंद स्वराज में लिखते हैं तो हिंद स्वराज में गांधी जी स्वराज को परिभाषित करते हैं। हिंद स्वराज इसका संपादन करते थे गांधी जी। तो हिंद स्वराज में वो लिखते हैं कि जब हम अपने ऊपर शासन करना सीख जाते हैं, ये अब कोटेशन आप लोगों को याद रखने होंगे, ये महत्वपूर्ण है। तभी स्वराज, ये गांधी स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं। अब जरा आप लोग आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा। ये महात्मा गांधी ने कहा है। अब आप लोग थोड़ा आगे बढ़िएगा।
कि स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं है, स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं है, वरन ऐसी संस्थाओं से मुक्ति भी है, वरन ऐसी संस्थाओं, संस्था का मतलब यहां पर परंपराओं से भी है, तो ऐसी संस्थाओं एवं परंपराओं से मुक्ति है जो मनुष्य को मनुष्यता से वंचित करती है, जो मनुष्य को मनुष्यता से वंचित करती है। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। सर एक बार रिपीट कीजिएगा सर। ठीक है बेटा। स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं, वरन ऐसी संस्थाओं एवं परंपराओं से मुक्ति भी है जो मनुष्य को मनुष्यता से वंचित करती है। अब क्या आप लोग ऐसी कुछ संस्थाओं और परंपराओं का उदाहरण दे सकते हैं जहां पर मनुष्य को मनुष्य की मनुष्यता से वंचित कर दिया जाता है? आप लोग उदाहरण दें एक दो। बोलिए। पहले अछूतों को, ये मतलब जिनको अछूत मानते थे, उनको अपने गले में झाड़ू और ये सूप वगैरह साथ में रखना पड़ता था ताकि वो जहाँ से चले तो वो जगह अपवित्र अगर होता है, मतलब चलते हैं तो अपवित्र हो जाता है, उस झाड़ू से उसको फिर वापस साफ कर दें। ये मनुष्य को मनुष्यता से वंचित करती थी। ठीक है, और उदाहरण दीजिए, कोई और बताए, कोई दूसरा उदाहरण दीजिए। आप लोग अपने इर्द गिर्द जो देते हैं। सूरज ने अस्पृश्यता को दिया, हाँ प्रीति बताएं। सर जैसे मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे महिलाओं को मंदिरों में प्रवेश करने से मना किया जाता है। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर मंदिरों में प्रवेश करने से वर्जित है सर। ठीक है, एक अंधविश्वास हो गया लैंगिक रूप से। हाँ, और कौन बताएगा? किसी ने हैंड रेज किया है? अनिका, हाँ बोलो अनिका। सर अस्पृश्यता की वजह से शिक्षा से वंचित किया जाता है, और जो सुविधाएं और मतलब लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध होती है उनसे भी वंचित किया जाता है। जैसे उदाहरण दो। जैसे सर चिकित्सा की सुविधा होती है, शिक्षा की सुविधा होती है, और अस्पृश्यता की वजह से। यस सर। कभी खुद कोई ऐसी बात महसूस की है तुमने अपनी सोसाइटी में? सर अभी हमने देखा था ना राजस्थान में, वो शिक्षा राजस्थान में सर स्वयं सर ध्यान नहीं आ रही है, मतलब अनु बोलो। सर हमने फील किया है है? सर, हमने महसूस किया है। क्या महसूस किया बताओ, बोलो। सर एक मेरा दोस्त है, गांव में हम पहले रहते थे ना सर, तो दोस्त है अमन पांडे, तो उसके यहाँ पर खेलने रहता था। तब उसकी मम्मी बोलते थे कि मतलब ये चमार है, मतलब ऐसा छोटी कहाँ पर कास्ट गाँव का है। तुम्हारा? सर आजमगढ़ भोजपुर। आजमगढ़ में भोजपुर? जी सर, पढ़ना। अच्छा, तो क्या बोलते थे? वहाँ पर कि मतलब इसके साथ मत खेला कर, ये चमार है, छोटी कास्ट के हैं, मतलब उसकी मम्मी बोलती थी, मेरे दोस्त की मम्मी। अच्छा, तो वो क्या करता था?
ये वो खेलता था मेरे साथ, वो नहीं बोलता था कि ऐसे। ठीक है, और कोई का आप लोग बता सकते हैं जहां पर कि असमानता, वो मनुष्यता से आपको वंचित किया जा रहा हो या किसी को भी किया जा रहा हो? आकांक्षा बोलो, वंचित तो नहीं। बोलो आकांक्षा। हेलो हम्म, सर, वॉइस आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है, बोलो। सर, मैं गांव में गई थी, तो वहां पे ना मतलब अभी भी ये प्रथा है कि छोटी जो ऐसी कास्ट होती है या जो घरों में झाड़ू लगाते हैं, नाली साफ करते हैं, वो लोग घर में आते हैं। मतलब कुछ फंक्शन था तो वो दान पुण्य जैसे दान देते हैं, तो वो घर में आए, बट वो चौखट पे आके बैठे। हम यहाँ से गए थे तो हमने बोला उन्हें कुर्सी दे दो, कह रहे नहीं, इनको कुर्सी नहीं देते, ये ऐसे ही बैठते हैं। तो उस दिन पहली बार मैंने ऐसा देखा कि मतलब इंसान को इंसान ना समझ के लो कास्ट में काउंट किया जाता है। ठीक है, ये सारे उदाहरण तो अस्पृश्यता की तरफ ही जा रहे हैं, और डायमेंशन से ढूंढिए। आपको क्या करना होगा, कल आंसर राइटिंग में मैंने आप लोग को क्या सिखाने की कोशिश की थी? सर, इसमें एक सती प्रथा का उदाहरण भी दे सकते हैं, क्योंकि वो भी एक जीने के राइट से वंचित किया जा रहा है उन लोगों को भी। अब सती प्रथा का किया जाता था। यस सर। अच्छा, आपकी बात है। सर सर, दे सकते हैं ये उदाहरण हम? मुझे याद आया जो मतलब महिलाएं अभी विधवा हो जाती है सर, उनके साथ भी अमानवीय व्यवहार की। रुक जाओ। हाँ ओके सर। आकांक्षा, बिल्कुल ये उदाहरण दिया जा सकता है। यस सर, जैसे पहले विधवा प्रथा भी थी एक, और सती प्रथा भी थी, तो उसमें जो आकांक्षा, हाँ जी सर, ये कौन सा डायमेंशन हुआ? ये लैंगिक हो गया। जी सर। पहला क्या हुआ? जातीय अस्पृश्यता। दूसरा अब Yes, हम कहाँ गए? लैंगिक। लैंगिक में। यस सर। दैट्स गुड। फिर निधि बोल रही थी, निधि बोलो। और सर शिक्षा का भी बोलना था, बोलिए बोलिए। नहीं, अब निधि बोलेगी तब तुम्हें मौका देंगे। नहीं सर, मैं वो ये बता रही थी कि एक तो शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा किया जाता है कि जैसे अनुसूचित जाति वालों को जाति के आधार पे भी बहुत समानता देखी जाती है, आजकल भी देखी गई है। मैंने अपने ही आसपास देखी है ये चीज कि जैसे अनुसूचित जाति वाले बच्चे होते हैं उनको अलग ही बिठाया जाता है स्कूल में भी। और उसके अलावा सर बलि प्रथा अभी भी चालू है, जैसे कि वो भी सर एक मनुष्यता ही कह सकते हो कि मतलब आप अभी भी बलि प्रथा को चालू रख रहे हो किसी भी चीज को लेके, एक अंधविश्वास भक्ति के प्रति, वो चीजें अभी देखने को मिलती हैं कहीं कहीं पे गाँव में। सर ये हमारे यहाँ पे एक देवी का मंदिर है, वहां पे अभी भी जैसे बकरे वगैरह को काटा जाता है। तो बकरा में मनुष्यता कहाँ से आ गई? सर वो जानवरों को काटना तो फिर वो भी तो जानवर बलि जो है, जो मीट और मटन की शॉप होती है वहां पर भी काटा जा रहा है। पर सर वो अंधविश्वास के लिए तो नहीं काटा जा रहा ना, किसी चीज के लिए काटा तो जा रहा है ना। यस सर। और वहां पर भी जो अंधविश्वास के नाम पर है खाने के लिए काटते थे कुल मिलाकर। यस, है ना। यस सर। और कोई उदाहरण बताओ। और तो सर इसके अलावा तो मैंने वही देखा है, जैसे ये ओझा वगैरह होते हैं, ये काफी सारे जैसे अपने जादू टोने वगैरह करने के चक्कर में महिलाओं को पुरुषों के बीच में असमानता लाते हैं कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, मतलब पूजा में नहीं बैठना है, इस पूजा में नहीं बैठना है, मतलब इस चीज को तो जानती हो? सब बथेरे जानते हुए तो कोई ऐसा वशीकरण वगैरह वाला भी जानती हो नहीं थी तुम? नहीं सर, मैंने देखा है यहाँ पे अभी भी मतलब चलता है मेरे गांव में ये चीजें ना। जानती हो कि नहीं कोई वशीकरण वाला हो या प्यार पाए ऐसा टाइप का? तो कहने को तो बहुत सारे कहते हैं ऐसी बातें, लेकिन यहाँ पे हाँ जी सर।
तो यूपीएससी वालों पर कोई ऐसा वशीकरण मंत्र करा कि तुम अपना सिलेक्शन क्यों नहीं ले लेती? सर मैं इन चीजों में विश्वास नहीं रखती। अरे वो तो रखता है ना, एक बार ट्राई करने में क्या गया है। सर ये फालतू की बकवास कह सकती हूँ मैं इसको। चलो मतलब तुमने इनडायरेक्टली मुझे बता दिया कि इस बकवास को छोड़ दिया जाए। बिल्कुल सर। और तुम्हारी हंसी कई दिनों बाद सुना, अच्छा लगा। हाँ सर मैंने थोड़ा सा अपने ऊपर आपकी बात पे थोड़ा गौर किया मैंने। मेरी बात पर जब तक तुम लोग गौर करोगे तब तक तुम लोग के जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। यस सर ये चीज मैंने मतलब पहले भी की थी, लेकिन उसमें सिचुएशन ही ऐसी होगी कि मैं थोड़ा सा अनकंट्रोल कर पाई अपने आप को, उस चीज को लेकर मैं थोड़ा जब भी डूबने तबीयत लगो खराब हो। तो बोलो गुरु जी राधे श्याम। सर ये बात तो सही है। आस्था बनाए रखो, कभी भी तुम उनके जीवन में संकट। बिल्कुल देख करके अच्छा लगा। सर मैं आपसे ना एक बार बात करूंगी इस क्लास के बाद ना। हाँ मुझे कोई रात में कोई क्लास नहीं देनी, तो आराम से बात कर लो। ठीक है सर। सूरज एक सर मैंने मतलब बहुत बार देखा है सर कि जैसे भिखमंगे टाइप के लोग जो होते हैं वो जब होटल में जाते हैं खाना लेने के लिए तो पैसे पूरे देते हैं, लेकिन उनको लोग ना तो होटल के ये जो थाली वगैरह बर्तन में देते हैं और ना ही उनको अंदर बिठा के देते हैं। उनको ये होटल के दरवाजे के बाहर ही उनके बर्तन में ही खाना दे देते हैं, जबकि पैसे पूरे लेते हैं। ठीक आर्थिक डायमेंशन जोड़ा आपने, है ना? जी सर। रीति सर रंग भेद को इसमें जोड़ सकते हैं। रंग भेद एग्जैक्टली। आपने कभी रंग भेद का जो है शिकार हुई है रीति? सर ऐसा मैं नहीं शायद कभी, पर सर देखा है जैसे मैंने ऐसा। ये डीपी पे सरस्वती जी की फोटो क्यों लगाती है आप? सर ये काफी पहले की है, ये शायद लगा दी थी सर काफी पहले। आपको अपनी आईडी छिपानी है, आइडेंटिटी छिपानी है? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं। फिर सर काफी टाइम पहले की है ये, सिर्फ मैंने, मेरा भाई भी यूज करता है ना सर ये वाली जीमेल आईडी, तो इस वजह से। अच्छा तो वो भी प्रीति ठाकुर के नाम से पढ़ता है? नहीं नहीं सर पहले उसके पास नहीं थी ये, मतलब फोन वगैरह तो एक ही मेरी ईमेल आईडी से वो कुछ काम करता था। जी सर। सरस्वती जी को अपने में महसूस होने। जी सर। रंग में बढ़िया डायमेंशन है, गुड। और किसी के पास कोई डायमेंशन है? कभी कभी ये लगता है कि क्षेत्रीय भी एक है सर। कौन सा? क्षेत्रीय। गुड, वेरी गुड। क्षेत्रीय कैसे? जैसे सर मैं जब पंजाब में रहता था तो वहाँ पे ये बार बार देखने को मिलता था, मतलब जब कभी जो मतलब थोड़े सिविलाइज्ड कहते हैं उनको, जो कहते हैं तो ऐसे घरों में जाता था तो वहाँ मतलब अलग ही नज़रिए से देखते थे और कहते थे कि ये मतलब, हालांकि वो तो हमको डायरेक्टली नहीं बोलते थे, लेकिन बाकी चूंकि जितने भी वहाँ रेड़ी लगाने वाले या छोटे मोटे दुकानदार वगैरह जो थे वो बिहारी होते थे, तो बोलते थे कि ये बिहारी लोग कचरा फैलाए रखते हैं, मतलब अपने आसपास सफाई नहीं रखते हैं। तो ये एक क्षेत्रीय डायमेंशन में से। हाँ ये बिल्कुल सही है, एकदम सही है। सर अक्सर देखा जाता है, मतलब इसी जैसे एक बिहार से रिलेटेड लोगों के लिए ये मतलब उनका सोच रहती है, मतलब इस तरीके की। क्योंकि परसों भी मेरे साथ, मतलब मेरे साथ नहीं, जैसे एक मतलब हमारे यहाँ काम करते हैं तो उनको इस तरीके से बोला जा रहा था, मतलब ऊपर छत पे कोई आके बोल रहा था। क्या बोल रहा था? मतलब सर ऐसे, मतलब जैसे अभी जैसे नया घर लिया हमने तो फंक्शन था, तो हमारे यहाँ काम करते हैं तो वो ऊपर से सामान जैसे लोड नीचे करवा रहे थे, तो जो दूसरा टेंट वाले आए थे तो वैसे ही बोल रहे थे उनको, बिहारी हो जल्दी कर, ऐसे। तो मैं
मैं गई, खैर मेरे को तो मेरा भाई। जी सर। तुम कहाँ रहती हो? सर दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ रहती हो? सर भजनपुरा खजूरी, जो ये सिग्नेचर ब्रिज बना है इस तरफ ही, यमुना पार। वहाँ क्यों रहती हो? सर यहीं फैमिली रहती है। क्या करते हो तुम्हारे पिताजी? सर पापा तो नहीं है ना, पापा का एक्सपायर हो गया, 1 साल हो गया। और मम्मी क्या करती हैं? सर मम्मी हाउस वाइफ है, भाई है छोटे दोनों, वही पापा का बिजनेस नहीं, था तो हाउस वही। वाइफ तो होना उनका एक जो है गुण हो गया, पर करती क्या है मम्मी? सर और कुछ नहीं है, सिर्फ घर में ही रहती है। अब ये देखो प्रीति की मानसिकता, 24 गुणे 7 काम करने वाली मम्मी कुछ नहीं करती। नहीं सर, मतलब ऐसा नहीं है फिर कैसा, किस सेंस में तो बोला? सर, मतलब जैसे बाहर जॉब वगैरह क्या इसमें। तो जॉब बाहर ही हो, मैं भी तो घर में बैठ के काम कर रहा हूँ। जी सर। तो मैं कुछ नहीं करता हूँ। करते हैं सर। मैं 2-2.5 लाख रुपया कमा देता हूँ, कुछ नहीं करता सर। लेकिन देखा गया है जैसे हाउस वाइफ्स को मतलब जिस तरीके काम करते हैं उनका मतलब पे नहीं किया जाता है, जैसे अब सोसाइटी में। पेमेंट ही तो सब कुछ नहीं होता ना, इसी मानसिकता के विरुद्ध तो लड़ाई लड़नी है ना। और आईएएस अधिकारी होने की तुम तैयारी कर रही हो कि हाउसवाइफ कुछ नहीं करती। नहीं सर, मुझे लगा आप वैसे पूछ रहे हैं कि मतलब प्रोफेशनल। ऐसे पूछ रहे, मैं चाहे जैसे भी पूछूं, तुम्हारा जवाब कैसे होना चाहिए? जी सर। क्या वो कुछ अच्छे सर नागरिक? हाउस वाइफ की वजह से ही बच्चे पढ़ पाते हैं स्कूल में, और जो जेंट्स होते हैं वो बाहर जॉब कर पाते हैं। अगर वो ना हो तो उनकी मतलब जिंदगी भी अस्त व्यस्त हो जाएगी अगर हाउस वाइफ ना हो। ऐसे नहीं, मेरी वाइफ नहीं है सर मतलब कुछ टाइम के लिए नहीं है ना अभी, लेकिन अगर मेरी वाइफ तो तुम लोग जब से पढ़ रहे हो तब से यही सुनते होगे कि अक्सर करके नहीं होती है। सर लेकिन आप मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आप मैनेज कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कर पाते। समस्या प्रीति और तुम्हारे दोनों के आंसर में पता है कहाँ है? दोनों लोग एक तरफा डायमेंशन रखते हैं। ये आईएएस के एस्पिरेंट्स की सोच नहीं होनी चाहिए। बैलेंस बहुत तगड़ा बनाना सीखो तुम लोग। ओके सर। ठीक है ना? प्रीति में भी कहाँ है? अब जैसे तुम्हारी जो बात है वो प्रीति की बात में शामिल होनी चाहिए कि माँ पूरे घर को संभालती है, जिसकी वजह से जो है बाकी सब अपने अलग अलग काम कर पाते हैं। माँ के काम की आर्थिक वैल्यू क्या है? माँ अगर वो काम ना करें तो वो बाकी सारे काम हम कहीं ना कहीं से करवा रहे होंगे, तो वो हमारी जेब से पैसा निकल करके जाएगा, जिसे कि माँ रोक दे रही है। तो वो जितना भी एक्स्ट्रा खर्च इस समय बढ़ रहा है वो सब माँ इमोशनल वैल्यूज के साथ साथ इकोनॉमिक माँ कमाती भी है। हाउसवाइफ कमा भी रही है। कैसे कमा रही है भाई? अगर आप 2 दिन तक खाना ना बनाओ और खाना जो है होटल से आएगा, तो जो आपकी थाली अब तक घर में 20 रुपए की तैयार हो रही थी वो 100 रुपए में तैयार होगी। यानी कि 80 रुपए, अभी भी पेट भरना ही उद्देश्य है, लेकिन 80 रुपए आपने कमा लिए। गेटिंग माई पॉइंट अनिका, प्रीति बोथ? यस सर। तो वस्तुतः महिलाओं को समाज में समुचित स्थान न दिया जाना भी उनको मानवीय दर्जा न दिए जाने के बराबर ही है। और इसी तरह से अनिका, आपको भी जो ये नहीं कहना चाहिए कि अगर नहीं होते तो नहीं संभाल पाए। आपको कहिए कि भारतीय समाज में वो एक धुरी अवश्य बनाती है, और ज्यादातर शब्द लगा करके तुमने अपनी बात कही होती तो तुम्हारी बात सेट बैठ जाती है। जी सर। ठीक है। हाँ, ये प्रीति जो तुम कर रही हो ये तो समस्या मैंने भी देखी थी। एक बार एक सरदार जी थे, एक रिक्शे वाले को बहुत बुरी तरह से डांट रहे थे मुखर्जी नगर के पास, तुम साले बिहारी सब आकर के पूरा जो है दिल्ली बर्बाद कर दियो, ये है वो है। मैं तो बिहारी नहीं भी हूँ, लेकिन मुझे भी कभी कभी कीड़ा काटता है। तो मैंने रिप्लाई किया था, मैंने कहा था कि तो तुम सरदार जी लोग जो है वो दिल्ली की असल पैदाइश हो,
तुम भी तो बाहर पंजाब से भाग भाग करके आए हो। और यहाँ पर उसने तो मान लो कि थोड़ा सा ट्रैफिक जाम किया, तुम लोगों ने तो गालियों से पूरी जो है दिल्ली की संस्कृति जाम कर रखी है। तो मैं तो कायदे से टकराता भी था, मेरे पास और कोई काम धाम तो है नहीं बोलने के अलावा। तो ऐसी अगर हम इन सभी परिस्थितियों को ले लें कि जहां पर मनुष्य को मानवता से ही वंचित कर दिया जाए, तो वह स्वराज नहीं हो सकता है। स्वराज में क्या क्या होना चाहिए फिर? अगर हम कहें कि स्वराज है, तो स्वराज में कौन कौन से शब्द होने चाहिए? आरती तुम बोलोगी नहीं, बैठ करके जो है तुम केवल सुनोगे तो कुछ होगा नहीं। आरती सुन रही हो मुझको? स्वराज में शामिल है सबसे पहले आत्मसम्मान। खुशबू, तुम भी अपनी तरफ से ऐड किया करो। जी सर। स्वराज में शामिल है आत्मसम्मान, स्वराज में शामिल है दायित्व बोध, और स्वराज में शामिल है आत्म साक्षात्कार, यानी खुद को जानना। अब देखिए कितना गहरा अर्थ है। अब कल का अगर आपने आंसर राइटिंग देखी होगी तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि जो किताब में लिखा है वह कतई काम में नहीं आएगा जब तक कि एप्लीकेशन ना हो। आप बड़ी से बड़ी कोचिंग में एडमिशन ले लीजिए, 25 टीचर की टीम बना करके बैठे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? सिलेबस ही तो कंप्लीट करा रहे हैं ना। सिलेबस कंप्लीट कराने से आईएएस नहीं बनेंगे आप, उसके लिए एप्लीकेशन सीखना होगा, और वो आपको सिर्फ और सिर्फ आईएएस मार्गदर्शक पर ही सिखाया जाएगा। ये क्लियर है? यस सर। अब गांधी जी को फिर से कोट करिए। गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं कि स्वराज के फलस्वरूप होने वाले बदलाव न्याय के सिद्धांत से निर्देशित होकर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह की संभावनाओं को
और मुक्त करेंगे। अब देखिए, गांधी के हिसाब से स्वराज क्या है? स्वराज न्याय के सिद्धांत से, बराबरी के सिद्धांत से चलता है, और कहाँ पर? व्यक्तिगत स्तर पर भी चलता है और सामूहिक स्तर पर, दोनों ही जगह चलेगा। यानी कि आप केवल व्यक्तिगत आजादी को आजादी नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपकी आजादी पूरे समाज को मोटिवेट न करे, वो पूरे समाज की आजादी में योगदान ना दे, तब तक आपकी आजादी का कोई मतलब नहीं है। हम लोगों ने कल ये पढ़ा भी था, ये गांधी जी ने कहाँ पर लिखा हुआ है? ये हिंद स्वराज में 1909 में जो है हिंद स्वराज में लिखा था। यानी कि तब से लेकर के 113 साल गुजर गए, लेकिन इसकी जो है प्रासंगिकता अभी भी बनी है हिंद स्वराज में, ये चीज लिखी हुई है। अब कल स्वतंत्रता शब्द की जब हम लोगों ने चर्चा की थी, तो स्वतंत्रता में हमने क्या चर्चा की थी कि स्वतंत्र समाज वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने हित संवर्धन न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच करने में समर्थ हो। स्वतंत्रता को इसलिए बहुमूल्य माना गया है क्योंकि इसमें हम निर्णय और चयन कर पाते हैं। स्वतंत्रता के कारण ही व्यक्ति अपने विवेक और निर्णय की शक्ति का प्रयोग कर पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था कि इसमें हम लोगों ने कल क्या माना था। मैं पीछे वाले जो है पेज पर आप लोग को ले जाकर दिखाऊं। कि स्वतंत्रता क्या है, ये हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने यहां पर पढ़ा था कि स्वतंत्रता एक तो प्रतिबंधों का अभाव है, और स्वतंत्रता कैसी स्थिति में जो है हम स्वीकार करेंगे। तो कहते हैं कि यह एक तो बाहरी प्रतिबंधों का अभाव रहे, दूसरा आत्म अभिव्यक्ति। तो बाहरी प्रतिबंधों का अभाव और आत्म अभिव्यक्ति, ये दोनों व्यक्तिगत स्तर पर है। लेकिन जब ये कहते हैं कि स्वतंत्र समाज वह है जो अपने सदस्यों को न्यूनतम सामाजिक अवरोधों के साथ अपनी संभावनाओं के विकास में समर्थ बनाएगा, तो इसका मतलब यह है कि वह न्यूनतम अवरोध को स्वीकार करेगा। क्यों? क्योंकि समाज चलता रहे। तो अब इसी बात को जरा और गहराई में समझिएगा कि स्वतंत्रता का उपभोग दो स्तरों पर होता है। एक वैयक्तिक स्तर पर, यानी कि व्यक्ति अपने स्तर पर करता है, और इसका जो उपभोग होता है वह उपभोग करने से दूसरों की स्वतंत्रता पर कोई परिणाम नहीं हो पड़ता है, असर नहीं पड़ता है। जैसे कि मैं अकेले में हेडफोन लगा करके गाना सुन रहा हूं पार्क में बैठ करके, अब ये किसी अन्य तरीके से किसी को भी प्रभावित नहीं कर रहा है। अब कोई एकदम जला कूढ़ा जो है दिल जला बैठा हो तो उसे जरूर लगेगा कि तुम सुखी हो और वह नहीं है, तो उसे दिल जल सकता है। पर सामान्य तौर पर वह व्यक्तिगत स्तर पर है। मैं अपने धर्म का पालन किस प्रकार से करता हूं, मेरा व्यक्तिगत स्तर है। लेकिन स्वतंत्रता का उपभोग जब हम इस तरह से करते हैं, जैसे रोड पर हम गाड़ी चला रहे हैं, तो अब मैं अपने मनमाने तरीके से गाड़ी नहीं चला सकता। मैं गाड़ी चलाने के लिए स्वतंत्र हूं, लेकिन अपनी लेन पकड़ करके, अपनी स्पीड में रह करके, दूसरों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए। तो ये बहुत जरूरी है कि स्वतंत्रता का उपभोग हम व्यक्तिगत स्तर पर भी समझें और सामाजिक स्तर पर। जब हम व्यक्तिगत स्तर पर जो है इसका प्रयोग करते हैं तो सामान्यतः यहां पर किसी प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन जब यहां पर हम कहते हैं तो यहां पर न्यूनतम और तार्किक प्रतिबंध आवश्यक हो जाता है। क्लियर है ये पॉइंट? अब सवाल ये है कि प्रतिबंध आवश्यक क्यों है, और मुझे लगता है कि ये मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। अब आज इसे पढ़ाने की मेरी हिम्मत नहीं बची है। ये पॉलिटी का सीधे सीधे हिस्सा नहीं है, लेकिन निबंध वगैरह या भारतीय समाज को या सामाजिक न्याय को लिखते समय आपको इसकी जो जरूरत पड़ेगी। तो एक तरह से कह लीजिए पॉलिटी में जो भी एनसीईआरटी से मिलना था वो मैं आप लोग को दे चुका हूँ। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वह एग्जामिनेशन में डायमेंशंस या दृष्टिकोण डेवलप करने के लिहाज से बात कर रहे हैं। तो मैं आज की क्लास को रोक रहा हूँ क्योंकि अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई है, मैं दवा खा कर क्लास ले रहा हूँ। तो अगली क्लास मंडे से जो है आप लोग की इकोनॉमी की होगी। बीच बीच में जब भी मेरे पास अवकाश पड़ेगा तो मैं इस तरह